हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि हमारे आने वाले 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आज का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित की परिभाषा दें। भोजन की परिभाषा पूछ रहा है और प्रगलन की। चलिए पहले हम भोजन की परिभाषा देखते हैं। कह रहा है भोजन एक रासायनिक प्रक्रिया है। भोजन क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को हवा की मौजूदगी में गर्म किया जाता है। मतलब भोजन में जो होता है हवा मौजूद रहता है, और वहीं निस्तापन में बोले तो निस्तापन में हवा मौजूद नहीं रहता है। फिर कह रहा है इस प्रक्रिया में अयस्क से अपद्रव्य निकाले जाते हैं। अपद्रव्य मतलब जो भी अशुद्धियाँ हैं वो भी इसी प्रक्रिया में निकाली जाती है, और धातु ऑक्साइड बनता है। और धातु का जो है ऑक्साइड बनता है, जैसे मेटल ऑक्साइड। भोजन सल्फाइड अयस्कों को लिए उपयोग किया जाता है। मतलब भोजन से सिर्फ हम सल्फाइड अयस्कों का ही संधारण करते हैं। अब प्रगलन देखते हैं। प्रगलन एक तरह की धातुकर्मी प्रक्रिया है। इसमें अयस्क से धातु को निकाला जाता है। ये क्या है? धातुकर्मी मतलब धातु को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। इसमें अयस्क से धातु को निकाला जाता है। प्रगलन की प्रक्रिया में भूनना मतलब कि रोस्टिंग, अपचयन और गंदगी को अलग करना शामिल है। प्रगलन की तकनीकी का इस्तेमाल 8000 साल से ज़्यादा समय के पहले से किया जा रहा है। मतलब प्रगलन जो है लगभग 8000 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर कह रहा है नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि इनमें त्रि-आबंध होता है और इनकी आबंध वियोजन ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन एक अक्रिय तत्व है और यह केवल बहुत ज़्यादा तापमान पर ही अभिक्रिया करता है। कहने का मतलब ये है नाइट्रोजन में जो होता है नाइट्रोजन का भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो बहुत कम क्रियाशील होता है। फिर इसमें कहा गया है नाइट्रोजन एक द्विपरमाणुक गैस है। द्विपरमाणुक मतलब आप देखिएगा कभी नाइट्रोजन को N2 इस तरीके से लिखा जाता है। फिर कहता है नाइट्रोजन के अणु सहसंयोजक और गैर ध्रुवीय होते हैं। सहसंयोजक मतलब ये आपस में एक से अधिक एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन के विरंजक गुण को बताएं। ओजोन जो होता है विरंजक गुण दिखाता है, तो वो क्यों दिखाता है उसका हम बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है ओजोन एक मजबूत विरंजक एजेंट है। विरंजक एजेंट मतलब ये जो है विरंजक का काम करता है, इसलिए ये क्या है? विरंजक एजेंट है। इसका विरंजक गुण उसके ऑक्सीकार गुण पर निर्भर करता है। ओजोन में ऑक्सीजन के साथ नवजात ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता होती है। यह नवजात ऑक्सीजन ही रंग को अस्थायी रूप से विरंजित करता है। विरंजित मतलब रंग को ये हटा देता है। जैसे कि देखिएगा ऑक्सीजन का सूत्र होता है O3, इसमें से जो नवजात ऑक्सीजन निकलता है वही ओजोन के विरंजक गुण का कारण होता है। अगला प्रश्न अब देखते हैं। त्रिज्या अनुपात क्या है? चलिए इसका आंसर देते हैं। कह रहा है त्रिज्या अनुपात किसी आयनिक यौगिक में मौजूद धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात होता है। यह अनुपात आयनिक ठोसों की क्रिस्टल संरचना को समझाने में मदद करता है। त्रिज्या अनुपात से क्रिस्टल में मौजूद आयनों की संख्या या फिर समन्वय संख्या जिसको बोलते हैं का भी पता चलता है। मतलब कि आयन के जो उसमें धनायन और ऋणायन के त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिज्या अनुपात बोलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं? कहा गया है जब कोई परमाणु या धनायन क्रिस्टल जालक में अपना स्थान छोड़कर ठोस क्रिस्टल के भीतर एक अन्य अंतरालीय स्थान पर कब्जा करता है तो इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसे विस्थापन दोष भी कहा जाता है। यह एक तरह का बिंदु दोष है। कहने का मतलब ये है, मान चलिए कि कोई आदमी इस घर में आता है, ठीक है, और ये उसके बगल का घर है, तो इसमें से उठकर वो उसमें चला गया, तो ये जो दोष होता है इसी दोष को हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकल दोष बोलते हैं। मतलब कि एक जो परमाणु है अपने क्रिस्टल जालक में अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे क्रिस्टल जालक में चला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकल दोष बोलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्रिस्टल दोष क्या है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। कहा है क्रिस्टल दोष क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु की नियमित
ज्यामितीय अवस्था में अपूर्णता या ये अपूर्णताएं ठोस के विरूपण, उच्च तापमान से तेजी से ठंडा होने या ठोस पड़ने पर वाले उच्च ऊर्जा विकिरण जैसे कि एक्सरे या फिर न्यूट्रॉन जो निकलती हैं उनमें से कारण हो सकता है कि परिणाम स्वरूप होती है। क्रिस्टल में जो होता है दोस्तों अपूर्णताएं, जैसे मान चलिए कि ये घर बन रहा है आपका कोई, इसमें से 2 ईंटें गायब हो जाए तो जाहिर सी बात है कि वो जहाँ से 2 ईंटें गायब हुई होंगी वो स्थान जो होगा थोड़ा सा कमजोर होगा बाकी के मुताबिक। ऐसा ही होता है कुछ क्रिस्टल दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं, परासरणी दाब की परिभाषा लिखें। कह रहा है परासरणी दाब किसी विलयन पर लगाया जाने वाला वह बाहरी दाब होता है जिससे विलायक के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली से गुजर नहीं पाते हैं। इसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहा जाता है। मतलब परासरणी दाब वो दाब होता है जहाँ से विलायक के अणु जो होते हैं वो पार नहीं कर पाते हैं किसी झिल्ली को। अर्धपरागम्य जो झिल्ली लगी होती है उसको पार नहीं कर पाते हैं। इसी दाब को क्या बोलते हैं, हम परासरणी दाब बोलते हैं और इसे हम दूसरी भाषा में ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, उल्टा परासरण क्या है। उल्टा परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा परासरण को हम किस नाम से जानते हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से। और ये ROP इसको शॉर्ट में चलते हैं, जैसे R से रिवर्स, O से ऑस्मोसिस। एक प्रक्रिया है जिसमें पानी को एक अर्धपरागम्य झिल्ली से दबाव डालकर पार किया जाता है। जैसे कि ये झिल्ली है एक और यहाँ से पानी है और इस पानी को इस उधर से दबाव डाल के, मतलब एक तरह समझिए तो इसको धक्का देकर इधर से पार कराया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में विलयन से विलायक शुद्ध विलायक की तरफ बहता है। मतलब विलयन से जो होता है विलायक शुद्ध विलायक की तरफ बहता है। मान चलिए विलयन है, इसका जो विलायक होगा वो शुद्ध विलायक की ओर चलेगा। फिर कहता है उल्टा परासरण का इस्तेमाल पानी के पीने के लिए साफ किया जाता है। मतलब जो पानी का सप्लाई जो होता है घरों में, आरओ का जिसे आप बोलते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है पानी को साफ करने के लिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है। चलिए इसका आप आंसर देखते हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म विलयन के गुणधर्मों को कहते हैं। मतलब कि विलयन के जो भी गुणधर्म होते हैं उन्हीं को अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। जैसे क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक, नमन, ये सारे विलयन में उपस्थित विलय की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब अनुसंख्यक जो गुणधर्म है वो किस पर निर्भर करता है, विलयन में उपस्थित विलय की संख्या पर। मतलब कि कोई विलयन है उसमें कितने विलय की संख्या है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो है वो एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। क्वथनांक उन्नयन भी है और एक अनुसंख्यक गुणधर्म। हिमांक अवनमन जो है वो भी एक है अनुसंख्यक गुणधर्म। और आज का हम अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। किसी विलयक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई विलयन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अब उसमें कुछ हम ऐसी वस्तु मिलाते हैं या फिर ऐसी चीज़ें मिलाते हैं जिसका उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। मतलब 100 की जगह 110 पे हो, तो ये क्या है, क्वथनांक उन्नयन है। इसे हम किससे सूचित करते हैं दोस्तों, इसे हम डेल्टा टीबी से सूचित करते हैं। फिर कहता है पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने का मतलब मान चलिए पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, अगर हम पानी में उसमें नमक मिला दिए तो पानी अब कितना डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है, कहीं 105 डिग्री पे हो जाए या फिर 110 डिग्री पे हो जाए, कुछ ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे की इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।